दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द टाइगर बीट इन ग्रासलैंड जंगल। मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर हमने बीट ऑर्गेनाइज की थी, यानी कि हाका, और वहां पर हुए थे कुछ अजीबो गरीब घटनाक्रम। अभिजात्य वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेट इंसान थे एक, जिनकी की स्टेट थी काशीपुर के पास में, उत्तर प्रदेश में। और जो कोठार के राजा साहब थे वो थोड़ा सा अजीबो गरीब मिजाज रखते थे। अब उनकी हाइट थी 6 फीट 6 इंच, एक बांह नहीं थी, लेकिन जो उनके अंदर जज्बा था वो जज्बा किसी के अंदर हो नहीं सकता। वो लगाते थे अचूक निशाना, जबकि उनके पास एक ही हाथ था जिसका कि वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। वो जमीन पर बैठ के इंतजार करते थे जब हाका यानी कि बीट ऑर्गेनाइज होती थी। वो पेड़ पर या मचान पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठे होते थे, और टाइगर उनकी तरफ आ रहा होता था और लगा देते थे अचूक निशाना, चला देते थे गोली टाइगर जमीन पर। अब उनका ये जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो था, जैसे कि कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस समझते थे, उन्होंने कई टाइगर ऐसे ही मारे थे। तो जो उनके पास जिगरा था जिसकी वजह से वो इस तरीके की बीट ऑर्गेनाइज करते थे, वो दूसरे किसी के पास हो ये मुमकिन नहीं था। अब बीट ऑर्गेनाइज की गई, बड़े लेवल की बीट, बहुत सारे हाथी इन्वॉल्व किए गए, तराई इलाके में, हिमालयन माउंटेन्स के नीचे। राजा साहब यहीं पर कैंपिंग किया करते थे, ये उनकी पसंदीदा जगह थी। अब जब बीट ऑर्गेनाइज होती थी तो हाथी, जिनके की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो टाइगर की स्मेल को सूंघ लेते थे, परेशान हो जाते थे, मचलने लगते थे। इसलिए जो बीटर्स होते थे, कुछ ट्राइबल मैन होते थे, कुछ राजा साहब के आदमी होते थे, उन्हें हाथियों से पीछे रखा जाता था, क्योंकि हाथी बेकाबू होने लगते थे। और उनके हाथ में होती थी कुल्हाड़ी या दराती, और उनसे बोला जाता था बीच बीच में ठोकते रहो हाथियों के पैरों पर, ताकि वो आगे बढ़ते रहें जहां बैठे हैं राजा साहब और जहां पर हाँकना है टाइगर को। अब ये जितने बीटर्स थे, इन्हें मालूम था कि अगर ये पैंथर के लिए बीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पैंथर कितना खतरनाक जानवर है, कितनी तेजी से आके उनके ऊपर हमला कर सकता है। और अगर ये टाइगर के लिए बीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो टाइगर की दहाड़ और उसकी शक्ति कितनी है, उसका जिगरा कितना है कि वो हाथियों के बीच से चीरते हुए इन लोगों के ऊपर हमला कर सकता था। ये बात ये लोग जानते थे। कई बार ऐसा होता था कि हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे। उनके महावत कितनी ही कोशिश कर लें, कितने ही अंकुश मार लें हाथियों को, हाथी मानते नहीं थे। और वो घास जो कि हाथियों से भी ऊंची घास थी, उसके अंदर हाथी तो नजर भी नहीं आते थे। और ऐसी परिस्थिति में जब बीटर्स को यह आदेश होता था कि तुम कुल्हाड़ी और दराती हाथियों के पैरों पर मारते रहो ताकि वो आगे बढ़ते रहे, तो वो ऐसा करते नहीं थे। उल्टा पीछे को भाग खड़े होते थे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। जब वो आदमी भागते थे तो उन्हें इस बात का ख्याल नहीं होता था कि एक शिकारी इंतजार कर रहा है टाइगर के निकलने का, जमीन पर बैठ के। शिकारी यानी कि राजा साहब ने पहले से काफी घास छटवा दी होती थी जहां उन्हें बैठना होता था, यानी कि जहां उन्हें लगता था कि हाके के बाद टाइगर भागता हुआ आएगा और उन्हें निशाना लेने में दिक्कत ना हो, उसका इंतजाम वो पहले से करके रखते थे। लेकिन राजा साहब को इस बात का पूरा अंदेशा होता था कि बीटर्स कभी भी वापस भाग सकते थे। तो वो बीटर्स के पहले भी हाथी रखते थे जिस पर होते थे राजा के आदमी। तो अगर वो बीटर्स वापस भाग रहे होते थे तो राजा के आदमी जो हाथी पर सवार थे उन बीटर्स को वापस खदेड़ देते थे कि सामने चलो, वापस लौटने का कोई उपाय नहीं है। यानी कि लोग आते यहाँ पर अपनी मर्जी से हैं, जाते हमारी मर्जी से, क्योंकि तीसरे बादशाह हम हैं। उन लोगों के पास में बंदूक होती थी जो हाथी पर सवार थे, और अगर बीटर्स ऐसे नहीं मानते थे तो वो डस्ट शॉट मारते थे, यानी उनके पैरों के आगे जमीन पर गोली मारते थे ताकि वो समझ जाए कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं,
और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। और इस तरह से राजा साहब की बीट यानी कि हाका सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाता था उस ऊंची घास में जिसके अंदर इंसान घुसने की भी नहीं सोच सकता था। एक ऐसी ही बीट राजा साहब को ऑर्गेनाइज करनी थी। उसके लिए उन्होंने हमसे 4 ट्रेंड हाथी मांगे। तो हमारे 4 हाथी राजा साहब को बीट में सहायता कर रहे थे। हालांकि सिर्फ 4 हाथी नहीं थे वहां पर, उनके और भी हाथी थे जो कि उन बीटर्स के आगे थे, लेकिन हमारे हाथी पीछे रखे गए थे। तो राजा साहब जमीन पर बैठ गए थे, बीट शुरू हो गई थी। राजा साहब को इंतजार था तो उस जानवर के बाहर निकल के भागने का, ताकि वो उसे गोली मार सके। अब एक के बाद एक ढोल की थाप, तालियों की गड़गड़ाहट, आदमियों का शोर और हाथियों की चिंगाड़। बीट जोरों पर थी, करीब करीब खत्म होने वाली थी। टाइगर छलांग मारता हुआ बाहर निकला। राजा साहब ने निशाना लिया, गोली मारी। उन्हें लगा कि यह बड़ा लेपर्ड है, जबकि वो था एक छोटा टाइगर। और झुकी हुई घास में जितना देखने का मौका मिला उतने में ही अचूक निशाना लगा दिया राजा साहब ने, और वो जानवर बुरी तरह से घायल हो गया। अब वो घायल टाइगर भागता रहा सामने की घास में, और भागते भागते ओझल हो गया घनी घास के अंदर। अब जो राजा साहब के हाथी थे, जो सबसे आगे चल रहे थे, कुल्हाड़ी और दराती लेके, बीटर्स जिनके पीछे चल रहे थे, वो घास से निकल के आ गए फायरिंग लाइन में। 4 हाथी साथ में थे और उनके ऊपर थे उनके महावत। अब वो हाथी उस घास के अंदर घुसना नहीं चाहते थे जिसमें टाइगर गया था। टाइगर नहीं, घायल टाइगर। या फिर वो महावत नहीं घुसना चाहते थे, क्योंकि वो आपस में मंत्रणा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि घायल टाइगर जिसमें गुस्से से गया है उसके अंदर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। अब उन महावतों ने हमारे 4 महावत भी हाथी लेकर अपने पास बुला लिए, ये बोल के कि टाइगर ज्यादा दूर गया नहीं होगा, बुरी तरह से घायल है, शायद मर भी गया होगा। अब एक से भले 2, ये सोच के राजा साहब के महावतों ने हमारे महावतों को भी घास के अंदर अपने हाथी के साथ घुसेड़ लिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो टाइगर था, गोली उसको उसके पिछले हिस्से में लगी थी। उसे ठान लिया था कि बदला लूंगा। उसे आते हुए हाथियों के बारे में खबर थी, छिप के इंतजार ही कर रहा था कि वो नजदीक आए और वो चुकता करे अपना हिसाब। अब जो राजा साहब का फेवरेट हाथी था, वो ही किस्मत से सबसे पहले उसके पास पहुंचा। टाइगर ने पूरी ताकत के साथ चार्ज किया, महावत के नजदीक पहुंच गया, हाथी के सर पे हमला किया। हाथी ने पहले तो अपना सर जोर से झटका ताकि वो टाइगर को गिरा सके। जब पूरी ताकत से उसने अपना सर हिलाया, लेकिन उसके बावजूद टाइगर टस से मस नहीं हुआ, तो वो समझ गया कि टाइगर गुस्से से पागल है और घायल टाइगर की शक्ति, लोग बोलते हैं कि दोगुनी हो जाती है। तो जब हाथी ने देखा कि ये टाइगर काबू में नहीं आने वाला, तो वो पलटा और तेजी से पीछे भाग खड़ा हुआ। अब जब हाथी तेजी से भागने लगा और झटका देते हुए, तो महावत एक तरफ गिर गया, टाइगर दूसरी तरफ गिर गया। हाथी फिर भी नहीं रुका। वो रुका जाके खुले इलाके में जहां उसके मालिक बैठे थे। उसे उम्मीद थी कि उसके घावों पर मलहम लगाएंगे उसके मालिक। अब जो राजा साहब का महावत था, वो भाग्यशाली नहीं था। जब हाथी ने झटका देके उसे नीचे गिरा दिया और वो उसी घास में गिर गया जिसमें था टाइगर, घायल टाइगर। महावत जोर से हाथी के पीछे भागा। उसने सोचा कि उसके पैरों पर पैर रख के पूंछ को पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाएगा, जैसा कि महावत करते हैं। अब राजा साहब का एक शिकारी हाथी के ऊपर बैठा था, जो कि गिरा नहीं था, जो कि हौदे में बैठा था। जब महावत घास के अंदर भागता हुआ आ रहा था और लंबी लंबी घास की लहर उठ रही थी, तो शिकारी को लगा कि ये टाइगर है जो हाथी के पीछे चार्ज करने आ रहा है। अब उसने बिना देखे ही हिलती हुई घास की तरफ निशाना साधा और दाग दी गोली, और उस गोली ने चीर दिया उस महावत का पेट और छाती। अब वो घायल महावत मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी मदद की पुकार सुन के हमारे जो 4 महावत थे, उन्होंने टाइगर को ढूंढना बंद कर दिया। अब वो ढूंढ रहे थे उस महावत को जिसको की मदद की जरूरत थी।
अब तक वो बेहोश हो चुका था। इन्होंने उसे ढूंढा और उसे वापस लाने की कोशिश करने लगे खुले इलाके में, ताकि उसे इलाज मिल सके। उस घायल महावत को राजा साहब के पास लाया गया। उन्होंने एक कार से उसे हॉस्पिटल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गरीब और बहादुर महावत मर चुका था। अब इतने बहादुर और वफादार आदमी की मौत ने राजा साहब को और ज्यादा झकझोर दिया। अब राजा साहब को मालूम था कि सबसे ज्यादा ट्रेंड हाथी हमारे हैं, वो 4 हाथी जो उन्होंने हमसे उधार लिए थे। तो उन्होंने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद अचूक निशाने वाले शिकारी को हमारे हाथी पर बैठाया और कहा कि जाओ उस टाइगर को मार कर ही लाओ जिसकी वजह से मर गया है मेरा वफादार महावत। अब चारों हाथी चल पड़े एक लाइन में, इस उम्मीद के साथ कि वो ढूंढ के और मार के लाएंगे उस घायल शेर को। अब ढूंढते ढूंढते वो उस जगह से काफी आगे चले गए जहां से राजा ने पहली गोली चलाई थी, और जहां पर एक शिकारी की गोली से महावत की मौत हुई थी, उससे कहीं आगे। अब आगे चलते चलते चारों हाथी अचानक रुक गए, क्योंकि उन हाथियों ने अपनी सूंड से सूंघ लिया था उस टाइगर को। महावत परेशान थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि वो घायल टाइगर उनके काफी नजदीक है, लेकिन कहाँ है नहीं मालूम। अब हमारे 4 हाथियों में जो सबसे ज्यादा बहादुर हाथी था या थी, वो थी एक हथनी जो कि दोनों आंखों से अंधी थी और सूंघ के आगे बढ़ती थी। वो लंबी घास में आगे बढ़ चली, क्योंकि दिखे ना दिखे उसे तो काम करना था अपनी सेंस ऑफ स्मेल पर। अब इससे उसके ऊपर जो शिकारी बैठा था उसे ये मौका मिलने वाला था कि इसके पहले कि टाइगर हमला करे, टाइगर को ढूंढ के उस पर ही हमला कर दो, यानी कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अब जैसे ही हाथी बढ़ा, बाकी के हाथी इंतजार कर रहे थे। टाइगर ने मौका नहीं दिया, सीधा उछला हाथी के ऊपर। महावत जो कि हाथी की गर्दन पर सवार था, अभी टाइगर की रीछ से थोड़ा पीछे था। अब वो ब्लाइंड हथनी जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। पूरी हथनी हिल रही थी, उसके ऊपर हौदा भी हिल रहा था, और जो शार्प शूटर उसके ऊपर बैठा था एकदम नजदीक पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी निशाना नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो खुद को संभाले, राइफल संभाले कि निशाना ले। अब जब उस हथनी ने जोर से अपना सर हिलाया तो टाइगर की पकड़ ढीली हो गई। वो नीचे गिरा, लेकिन गुस्से से उसने दहाड़ मारी, फिर हमला किया उसी हथनी पे जो कि अंधी थी, लेकिन इस बार सूंड की तरफ से नहीं, पूंछ की तरफ से। अब हथनी का पिछला पांव घायल हो गया था, क्योंकि टाइगर ने अपने नाखून वहां पर गड़ाए हुए थे। शिकारी अभी भी उसे गोली नहीं मार पा रहा था, क्योंकि हाथी बहुत जोर जोर से हिल रहा था। वो अपना ही बैलेंस नहीं बना पा रहा था। राइफल निशाना लेने की बात तो दूर है। अब उस टाइगर को गोली मारना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो राजा साहब गुस्सा हो जाते, क्योंकि उनका फेवरेट हाथी घायल हो गया था और उनका फेवरेट महावत मर चुका था, और क्योंकि राजा साहब का ऑर्डर था कि इस टाइगर को मारकर ही लौटना। अब बाकी के हाथी जो कि करीब 15 गज की दूरी पर थे, उन्होंने पंपिंग शॉट्स मारने शुरू किए टाइगर की तरफ, क्योंकि उस अंधी हथनी के ऊपर 2 शिकारी थे, दोनों के दोनों बैलेंस ही नहीं बना पा रहे थे। अब उनके कुछ शॉट्स ने टाइगर को इंजर्ड किया, लेकिन फिर भी वो टाइगर उस हथनी के नीचे आया नहीं। अब जो उस हिलते हुए हाथी के ऊपर 2 शिकारी थे, वो बहुत ज्यादा दहशत में आ गए थे, क्योंकि उन्हें बचना था हाथी से गिरने से। टाइगर उनके नजदीक था, कभी भी अपना पंजा मार सकता था, वो टाइगर के शिकार बन सकते थे। और दूसरे हाथियों से जो पंपिंग शॉट्स मारे जा रहे थे, वो भी उनके बगल से साएं साएं करके गुजर रहे थे, यानी कि 3 तरफ से मौत उनके आसपास मंडरा रही थी। अब हमारा एक्सपीरियंस महावत था, जो कि थोड़ा बूढ़ा था, उसने अपना दिमाग लगाया और उसके दिमाग ने ही वो दिन बचा लिया। उसे मालूम था कि इस अंधी हथनी पे भी खतरा है, इसके ऊपर के 2 शिकारियों को भी खतरा है, और खुद उसे भी खतरा है, क्योंकि आसपास से गोलियां आ रही हैं। कोई भी गोली इन लोगों को लग सकती थी। अब वो चिल्लाया कि ये गोलियां चलाना बंद करो, और मेरा भाई जो तुम्हारे साथ ही है उसे सिचुएशन हैंडल करने दो। अब उसका भाई जो उन हाथियों में एक बुल एलिफेंट पे सवार था, उसे आगे किया गया। वो अपने हाथी को लेके आगे आया उस अंधी हथनी के नजदीक, जिसके चारों तरफ
खून ही खून निकल रहा था। लेकिन क्योंकि ये बुल एलिफेंट था, हिम्मत वाला था, टाइगर जो कि अभी भी उस हथनी के पीछे टंगा हुआ था, जब महावत ने इशारा किया, ये बुल एलिफेंट समझ गया कि उसका महावत क्या चाहता है। इसने गुस्से से उस हथनी के ऊपर टंगे हुए टाइगर पर चार्ज किया, अपनी ट्रम्पेट साउंड के साथ। और जब उसने जबरदस्त टक्कर मारी उस टाइगर पर, उस टक्कर को टाइगर झेल नहीं पाया और गिर गया घास के ऊपर। अब उस टाइगर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। फिर बाहर लाए हाथियों को और उस अंधी हथनी के घाव चेक किए गए। जगह जगह से मांस लटक रहा था, क्योंकि टाइगर ने अपने पंजे और दांत मारे थे। लेकिन इतना ही नहीं था, उसकी खाल में धंस चुकी थी कई राइफल बुलेट्स, जो कि उन लोगों ने फायर की थी। टाइगर को तो नहीं लगी थी, लग गई थी हाथी को। उस घटना को हमारा वो महावत आज भी याद करता है और सिहर उठता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।